केरल के कोझिकोड के एक गांव जो शांत प्रकृति का था, कूड़ाथाई में रहने वाले थॉमस परिवार के लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके बीच ही उनकी मौत बनकर कोई घूम रहा है। साल 2002 में इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत तब हुई जब परिवार की मुखिया और रिटायर्ड टीचर अन्नम्मा थॉमस सूप पीने के तुरंत बाद अचानक फर्श पर गिर पड़ी। उसके मुंह से तेज झाग निकलने लगा। अस्पताल पहुंचने के बाद बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है और हर किसी ने इस घटना को एक सामान्य दिल का दौरा यानी कार्डियक अरेस्ट मान लिया, क्योंकि किसी को शक करने की कोई वजह ही नहीं थी। परिवार इस मुद्दे से उबर भी नहीं पाया था कि ठीक 6 साल बाद 2008 में अन्नम्मा के पति टॉम थॉमस भी इसी तरह अचानक बीमार पड़े और दम तोड़ दिया। क्या था इस तरह से मौत का रहस्य? क्या कोई एक सीरियल किलर यानी मर्डरर पीछे पड़ गया था कि ये साधारण दिल की बीमारी का मामला था? भारतीय इतिहास में जब हम मर्डर और क्रिमिनल केसेस के बारे में बात करते हैं तो ये एक मामला दिल दहला देने वाला है। बहुत सारे सस्पेंस हैं इस मामले में जिनका खुलासा मैं लास्ट में करूंगा। करना क्या है, लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहना है और समझना है इस खतरनाक केस के पीछे के किस्से को। शुरू करते हैं। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, एपीओ, एडीपीओ या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। एमजे सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 9111113616। तो टॉम थॉमस की मौत के बाद घर के लोग इसे बुजुर्ग होने के कारण यानी बुढ़ापे के कारण आई कमजोरी और बीमारी समझने लगे थे। लेकिन ये तो बस इस खूनी खेल की शुरुआत थी जिसकी स्क्रिप्ट घर की बड़ी बहू जॉली जोसेफ शातिर दिमाग से लिख रही थी। जॉली जोसेफ समाज की नजरों में एक संस्कारी, धार्मिक और एनआईटी कालीकट की बेहद प्रतिष्ठित प्रोफेसर थी जो हर रविवार को चर्च जाती थी और पड़ोसियों से बहुत मीठा बोलती थी। लेकिन इस सफेद पोश चेहरे के पीछे एक ऐसा लालची और शातिर अपराधी छिपा था जिसे घर की संपत्ति पर पूरा कब्जा चाहिए था और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के रास्ते में आने वाला हर शख्स उसे एक दुश्मन नजर आता था। साल 2011 में जॉली का पति रॉय थॉमस, जो उसकी फिजूल खर्ची और हरकतों पर नजर रखने लगा था, एक रात खाना खाने के बाद बाथरूम में मृत पाया गया। इस बार रॉय के चाचा मैथ्यू थॉमस को कुछ गड़बड़ लगा। उन्होंने अड़ियल रुख अपनाया और रॉय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आई तो रॉय के पेट में साइनाइड नाम का एक घातक जहर पाया गया। लेकिन शातिर जॉली ने बड़ी चालाकी से पूरे परिवार और समाज को यह विश्वास दिला दिया कि रॉय डिप्रेशन में था और उसने खुदकुशी कर ली है, जिसके कारण बदनामी के डर से परिवार ने पुलिस जांच को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। जॉली का खौफनाक इरादा रुका नहीं। अब उसकी नजर रॉय के चचेरे भाई साजू पर थी, जिससे वह शादी करके उसकी संपत्ति भी हड़पना चाह रही थी। लेकिन साजू पहले से शादीशुदा था और उसकी एक 2 साल की छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम था अल्पाइन। साल 2014 में एक पारिवारिक समारोह के दौरान उस 2 साल की बच्ची को जॉली ने बड़े प्यार से ब्रेड का टुकड़ा खिलाया, जिसे खाते ही बच्ची तड़पने लगी और उसकी मौत हो गई। और इसके ठीक साल बाद साल 2016 में साजू की पत्नी सली एल्फोंस को जॉली ने दांत के दर्द की दवा के बहाने पानी में मिलाकर वही जहर दे दिया और सली ने भी दम तोड़ दिया। इन मौतों के बाद जॉली का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया था और उसने साजू से शादी भी कर ली। लेकिन लगातार हो रही इन रहस्यमयी मौतों के बीच में एक समानता थी। वो ये कि जब भी कोई मरता, जॉली उनके ठीक पास मौजूद होती थी और हर बार मरने वाले के लक्षण बिल्कुल एक जैसे ही थे। इस पूरे सस्पेंस का पर्दाफाश तब हुआ जब रॉय थॉमस के अमेरिका में रहने वाले भाई आरिज थॉमस को अपनी मां की वसीयत पर शक हुआ, जिसमें पूरी जमीन जॉली के नाम कर दी गई थी। आरिज ने जब पुलिस से शिकायत की तो लोकल पुलिस के होश उड़ गए और तत्कालीन एसपी जेम्स जोसेफ ने एक बेहद गुप्त जांच शुरू कर दी। अक्टूबर 2019 में पुलिस ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए कूड़ाथाई के स्थानीय चर्च के कब्रिस्तान से परिवार के सभी 6 मृतकों के शव के अवशेषों को कब्र खोदकर बाहर निकाला। फॉरेंसिक एनालिसिस हुई और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई, जिससे चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इतने सालों के बाद भी हड्डियों और अवशेषों में साइनाइड के अंश मौजूद थे। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो जॉली का झूठा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसने कबूल किया कि पिछले 14 वर्षों से वो सुनियोजित तरीके से सीरियल किलिंग्स कर रही थी और साइनाइड हासिल करने के लिए उसने एक स्थानीय सुनार MS मैथ्यू से मदद ली थी। आइए इस मामले के कानूनी पहलुओं यानी लीगल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये भारतीय कानून के इतिहास का सबसे पेचीदा
और चुनौतीपूर्ण मामलों में से एक माना जाता है। केरल पुलिस ने जॉली जोसेफ और उसके मददगारों के खिलाफ 302 जिसे कि मर्डर कहा जाता है और 201 जिसे कि सबूत मिटाने का अपराध कहा जाता है, ये आईपीसी की धाराएं हैं। और सेक्शन 120 बी जिसे आपराधिक साजिश यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला कहा जाता है के तहत अलग अलग 6 चार्जशीट दाखिल किए। कानून के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अधिकांश मौतें कई साल पहले हो गई थी, सीधे तौर पर आई विटनेस मौजूद नहीं थे, जिसके कारण यह पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और साइंटिफिक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर निर्भर हो गया। आरोपी पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में एक दलील देने की कोशिश की। कितने वर्षों के बीत जाने के बाद कब्र से मिले जो अवशेष थे उनकी रिपोर्ट को पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने डिजिटल सबूतों, जॉली के फर्जी एनआईटी पहचान पत्र, साइनाइड की खरीदी बिक्री की कड़ियां, इन सब को इतनी मजबूती से जोड़ा कि कोर्ट ने उसकी जमानत याचिकाएं बार बार खारिज की। यह हाई प्रोफाइल ट्रायल आज भी कोर्ट में जारी है, जहां कानून इस शातिर साइनाइड किलर को उसके अंजाम तक पहुंचने के लिए हर एक कुर्क सबूत की बारीकी से समीक्षा कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि सारे सबूतों के आ जाने के बाद भी, इन सब कड़ियों के जुड़ जाने के बाद भी आज तक मृतकों को न्याय नहीं मिल पाया है। कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और मामला अभी भी पेंडिंग है, लेकिन ये जो सबूत हैं ये पूरे जॉली जोसेफ के खिलाफ जाते दिखाई पड़ते हैं। ये मामला अभी भी एडिशनल सेशंस कोर्ट के सामने पेंडिंग है और अभी तक जजमेंट आया नहीं है, लेकिन कड़ियां जुड़ गई हैं और बस देखना यह है कि क्या इन मृतकों को न्याय मिल पाएगा। आपका क्या सोचना है इस केस के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। हमारी नजरें इस मामले पर गड़ी हुई हैं और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम जरूर इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। जानते समझते रहिए देश दुनिया के कानून और ऐसे किस्सों को आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, जय हिंद।